अगर शॉर्ट्स चलाया हुआ खत्म हो गया होगा, रील्स घुमाया हुआ खत्म हो गया होगा, तो आइए थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। आज पुनः से पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज के पोर्शन में, जहां से 30 क्वेश्चन आपका बनेगा पेपर में। मेरिट लिस्ट वाला पेपर है, तो ध्यान से कीजिएगा। झारखंड रिजल्ट 2022 के एग्जाम में यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। हम लोग यहाँ से पार्ट 7 तक आए हैं, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। फ्री फोकट का मटेरियल मिल रहा है, तो इसको अच्छा से एंजॉय कीजिए। ओके, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ओके, और लोग बना के देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा आपको चार्ज करेंगे। आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी आता है कमेंट उसमें जरूर चिपकाइएगा। अदरवाइज ईमेल यहाँ पे है, उस पर भी किया जा सकता है कॉन्टैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। मैं तो बीच में जो छोड़ के मत जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। तो मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोग को वॉशरूम लगता है, नहीं तो प्यास लगता है, दो चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सारा काम कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ओके, जस्ट फॉर जोकिंग, थोड़ा सा इंजॉय करके सीरियस होकर पढ़ना होता है ना। ओके, पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, तो पंचायती राज सिस्टम है किस पे बेस्ड है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि उसका केंद्रीकरण, या इंटीग्रेशन ऑफ पावर, सत्ता का एकीकरण, या बाई पार्टीजन लॉ या कि द्विविभाजन कानून पर है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका देखने को मिलेगा क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। ओके, चलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य है, जैसे कि समझ लीजिएगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मोदी जी हैं। क्या है? मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में आपका देखने को मिलेगा सीएम है। क्या है? सीएम है, अलग अलग स्टेट में सीएम है, आपका अलग अलग स्टेट में सीएम है। ओके, अलग अलग स्टेट में सीएम है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्टेट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेंट्रल लेवल की बात हो गया। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई विलेज है। क्या है? बहुत सारे उसमें विलेज है। तब यहाँ से बात कीजिएगा कि यहाँ से जो नरेंद्र मोदी हैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के उस पार्टिकुलर विलेज का कार्य क्रियाकलाप नहीं देख सकते हैं, उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो अगर डायरेक्ट विलेज वाले सारे विलेज वाले प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर का और भी सारा काम होता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर का और बहुत सारा काम होता है। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे उसको हैंडल करेंगे? तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग पंचायती राज सिस्टम लाए थे। आपको थोड़ा सा याद होगा। ओके, पंचायती राज सिस्टम लाए थे ताकि हम लोग क्या कर सकें, ताकि हम लोग जो है से अलग अलग जगह पर क्या कर सकें, अलग अलग जगह पर उसको सत्ता का क्या कर सकते हैं, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइज कर सकें। यानी कि नरेंद्र मोदी जो है थोड़ा बहुत पावर चीफ मिनिस्टर को दे दिए। क्या कर दिए? चीफ मिनिस्टर दे दिए। चीफ मिनिस्टर पावर जो है थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोगों को दे दिया। तो वहाँ से अलग अलग लोगों को दे दिएगा। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, गाँव में पंचायत होता है और शहर में म्यूनिसिपैलिटी होता है। तो अलग अलग पावर दे दी गया, तो वहाँ से लोग काम करेंगे, तो सबको आराम से हैंडल कर सकें। ठीक है, तो एकता में बल होता है ना, तो वही वाला हिसाब किताब हो गया है कि लोग अलग अलग मिलकर काम करेंगे तो अच्छे से काम हो सकेगा। एक इंसान जो है एक चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यही सारा कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, प्रॉब्लम खत्म करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इसको याद रखिएगा। और जो प्रथम स्टेट था भारत में, ओके झारखंड आता है, प्रथम स्टेट था भारत में जो कि पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था, हुआ था आपका राजस्थान, और सेकेंड पे था आंध्र प्रदेश। तो इसको याद रखिएगा। ओके, 1959 में हुआ जैसे टाइम है। और राजस्थान में सबसे पहले नागौर में लगा था, इसको याद रखिएगा, नागौर राजस्थान में। तो इसको याद रखिएगा। पंचायती राज सिस्टम के बारे में हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसी को कहते हैं, समझा दिया। देखिए, हम लोग ना पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए इसको अपना संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जैसे कि बात कीजिएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ओके, मतलब 73rd हुआ था 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1993 में। ओके, 1993 में। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, तो 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 1992 में हुआ था, 1993 में हुआ था। तो यहाँ से इसको मैं पंचायत और इसमें म्यूनिसिपैलिटी को, ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को हम लोग संवैधानिक दर्जा दे चुके हैं ना। उसमें पार्ट 9 ऐड किया गया था इसमें पंचायती राज के लिए। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए, और ना इसमें देख लीजिएगा पंचायती राज वाला सिस्टम में आपको देखिएगा यहाँ से पंचायत वाला जो हुआ था उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, 92 का उलट दीजिएगा 29 आ जाएगा। तो ये हो गया। आई होप यहाँ से समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सारा चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? ओके, फर्स्ट चेयरपर्सन यूजीसी का कौन थे? यूजीसी का अंग्रेजी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप लोग को यूनिवर्सिटी को कितना कितना ग्रांट देना है वो सारा काम देखता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आपको बताना है कि जो इसका प्रथम अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर राधाकृष्णन, एस भटनागर, या फिर DS कोठारी। देखिए, इसके जो प्रथम चेयरपर्सन थे वो थे आपका एस जो भटनागर थे। क्या थे? SS भटनागर थे। याद रखिए इनके बारे में। फर्स्ट चेयरपर्सन थे।
बहुत सारा चेयरपर्सन आपको पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम जो होता है आपको आपसे पूछ दिया जाता है। जैसे कि आरबीआई के गवर्नर पूछते हैं कि प्रथम इंडियन कौन थे, सीडी देशमुख थे आपके। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो आपका सर ओस्बोरन स्मिथ होता है। तो ऐसे ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। मनमोहन सिंह के बारे में याद रख लीजिएगा ना कि मनमोहन सिंह 3 पोस्ट को मतलब होल्ड कर चुके हैं, यहाँ से 3 पोस्ट पर जा चुके हैं। ओके, 3 पोस्ट में एक है प्राइम मिनिस्टर का, ओके प्राइम मिनिस्टर का, एक बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक बार आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ से आप राधा कृष्णन देख रहे हैं, तो राधा कृष्णन जो आयोग था ना, वही अनुशंसा किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कोई चीज़ होना चाहिए, तो वह अनुशंसा दिया था राधा कृष्णन आयोग। और एस कोठारी वगैरह आप लोग देखे होंगे, कोठारी आयोग जो था वो क्या था, कोठारी आयोग देखे होंगे तो आप लोग जो एजुकेशन से रिलेटेड 10+2+3 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कोठारी आयोग दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और कोठारी आयोग एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, और भारत में यहाँ से एजुकेशन के बारे में आया है, थोड़ा सा तो बताता हूँ। फर्स्ट टाइम एजुकेशन पॉलिसी आया था भारत में 1968 में, सेकेंड टाइम एजुकेशन पॉलिसी आया था 1986 में, और थर्ड बार एजुकेशन पॉलिसी आया है अभी 2020 में। तो इसको एजुकेशन पॉलिसी को याद रखिएगा। ओके, और इसके लिए ऑपरेशन ना ब्लैक बोर्ड भी है, एजुकेशन के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को जो है से आपका प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, इसको याद रख लीजिएगा। और एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में है ना, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, आप याद रख लीजिए, याद है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको हम लोग स्टेट लिस्ट से सेंट्रल कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे एजुकेशन को। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो सारा चीज आई थिंक डिस्कस हो चुका है। बाकी यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में, इसको याद रख लीजिएगा ना, 1956 में। चलिए, यूजीसी आई थिंक सारा हो चुका है, सारा चीज़ कोश्यारी वगैरह भटनागर थी। आंसर आपका सी हो गया ना, एस.एस. भटनागर जी थे फर्स्ट इसके चेयरपर्सन। पीछे क्यों जा रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए जरा। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपको नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ना, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। देख लीजिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो अगर ध्यान से देखिएगा इसको, तो राष्ट्रीय एकता परिषद होता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है, ओके, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, जो कि लगभग आपको पता होगा 15% होता है। टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 15% वगैरह जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको ये चीज़ पता होगा। तो वहाँ से प्रधानमंत्री जो है बहुत सारा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, और जितना भी सारा डिपार्टमेंट जो बच जाता है, ठीक है, तो सारा प्रधानमंत्री के पास ही ऑटोमेटिकली चला जाता है। ओके, जो डिपार्टमेंट को इसी को नहीं दिया गया है, वो ऑटोमेटिकली अधिकार होता है कि प्राइम मिनिस्टर ही होता है, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, आपको मालूम होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ सारा हो गया आंसर इसका राष्ट्रीय एकता परिषद का। इसका राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था, राष्ट्रीय एकता परिषद का ना। चलिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात नहीं करो। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपको बता रहा था ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसका स्थापना 6 अगस्त हम लोग 1952 को किए थे। ओके, उसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री भी होते हैं। आप लोग देखिएगा क्या होता है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ना, इसका भी अध्यक्ष जो होते हैं, क्या होता है, एनडीआरएफ का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। और एनडीआरएफ का स्टेट में जो होता है ना, एनडीआरएफ स्टेट जो होता है, एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका चीफ मिनिस्टर होता है। इसको याद रखिएगा ना, 2005 में आया था। ओके, 2004 का सुनामी आया था ना गुजरात में, ठीक है, तो वहाँ से 2005 में हम लोग इसको बनाए थे। ओके, चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। तो बहुत सारे हमारे जो पोस्ट है होल्ड करते हैं आपका प्रधानमंत्री। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो जीवन प्रत्याशा अंग्रेजी में इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, तो इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि मोहम्मद उल हक, याद है पाकिस्तान के जो थे मोहम्मद उल हक और अमर सेन, ठीक है, तो मोहम्मद उल हक और अमर सेन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया गया था, आपको अच्छे से मालूम होगा। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कभी भी हम लोग कल करते हैं उसमें कैलकुलेट करते हैं, उसमें 3 क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, 3 क्राइटेरिया होता है। एक होता है आपका एजुकेशन, क्या होता है, एजुकेशन होता है, ओके, जिसको आप लोग अगर बोले तो लिटरेसी बोल सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, और एक हेल्थ होता है। 3 क्राइटेरिया मिलाकर हम लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करते हैं। अब इंडिया का रैंक 131 है ना, 131 इंडिया का रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो इसको याद रख लीजिएगा, एजुकेशन लेते हैं हम लोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं और हेल्थ लेते हैं। 3 क्राइटेरिया को लेकर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किए थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसे किसके द्वारा तैयार किया गया था, तैयार किया गया था मोहम्मद उल हक और अमर सेन के द्वारा। मोहम्मद उल हक पाकिस्तान के हैं, अमर्त्य सेन जो है क्या है, इंडिया के हैं।
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिएगा, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है क्या होता है कि लोग कितना ज़्यादा जी सकते हैं, लोग कितना ज़्यादा दिन तक जीने का आशा रख सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इतना साउंड करते जाते हैं ना। जापान इसका आंसर होगा। जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। क्या है? जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन देखने मिलेगा। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न देखने को मिलता है ना, BERN। ओके, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, पता है, जहाँ पे बहुत सारे का हेडक्वार्टर है। ठीक है, बहुत चीज़ का हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए आंसर आपका क्या हो गया? जापान। समझ गया ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए, NNP निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बताइए जरा। तो देखिए हम लोग NNP निकालने के लिए क्या GNP में से डिप्रिसिएशन को हटाते हैं, यहाँ पे N होगा ना, क्या करते हैं GNP में से डिप्रिसिएशन को हटाते हैं। समझिएगा, GNP होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और बताया था GDP। ठीक है, GDP और एक GNP, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा ना। GDP बोलते हैं कि एक वर्ष में अगर जितना भी आपका सर्विस, ठीक है, जितना भी सर्विस और क्या बोलते हैं, जितना भी मतलब इनकम आया है आपका सर्विस से, और मतलब घरेलू इनकम से, ओके, और सर्विस से, ठीक है, तो प्रोडक्शन से और सर्विस से जितना भी आया है आपका, तो वो GDP होता है। ठीक है, GDP होता है एक साल में। NNP क्या होता है कि हम लोग NNP में ना बाहर से जो आया हुआ आय होता है ना, बाहर से, जैसे पता होगा कि आपको हम लोग रिमिटेंस वगैरह भेजते हैं बाहर से, ओके, लोग भेजते हैं ना इंडिया में, तो उसको ऐड कर देते हैं ना, तब जाके GNP आता है। ठीक है, तो वस्तु और सेवा दोनों को मिलाकर, ठीक है, वस्तु और सेवा सब मिलाकर होता है GDP एक साल में, सिर्फ देश के अंदर। बाहर से जब आ जाता है ना, उसमें बाहर से जो हम लोग बाहर से ऐड कर देते हैं, तब जाके GNP बनता है। तो टोटल हो गया। अब GNP में हम लोग NNP नेट कैसे निकालेंगे भाई? नेट, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पिताजी 100 रुपया दिए, ठीक है, 100 रुपया दिए, उसमें से आपको किसी को देना था 20 रुपये, तो आपके पास नेट पैसा बचा कितना? तो आप 100 में से 20 हटा लीजिए, तो आपके पास 80 रुपीज़ बच जाएगा। तो वही होता है मूल्यह्रास जो होता है, उसको हम लोग हटा लेते हैं, यानी कि GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से हम लोग जो है से डिप्रिसिएशन को हटा लेते हैं, तो वो आपका जो है आ जाता है NNP। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। आई होप कि समझ में आ चुका होगा ना, ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसको, तो इसको समझ लीजिएगा फॉर्मूला निकालने का अगर दे दे तो। पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेरने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है कि इसका मैं एक लेने वाला था डायग्राम, और डायग्राम में लिया नहीं। ठीक है, देखिए पृथ्वी को क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस जो होता है, जो कि अर्थ को सराउंड करता है, क्या करता है? अर्थ को सराउंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोला जाता है। आप समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम नहीं है तो डायग्राम यहीं पे बनाना पड़ेगा। जैसे कि अर्थ पर देखे होंगे ऐसे है, पता है ना अर्थ को, ठीक है, जो कि अपने एक्सिस पे कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, अपने एक्सिस पे। तो आप लोग देखे होंगे कि अगर यहाँ पे इतना पे झुका हुआ है, ओके, और उसके बाद इसमें अर्थ पर जो है बहुत सारी रेखाएं होती हैं। यहाँ पे 0 डिग्री चला गया, क्या हो गया? 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ठीक है, जिसको लाइन ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। अब ये लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड होता है। उसके बाद लाइन से ऐसे जाते हुए नजर आते हैं, ऐसे 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 देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे लाइन जाते हैं, ओके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइन जाते हैं, आपको देखे होंगे। और एक लाइन ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके, तो इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। ये वाला लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लैटिट्यूड बोला जाता है। और इसको देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश और देशांतर, इस माने कि यानी कि इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ चुके होंगे। तो लैटिट्यूड जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश रेखा वो सबसे लंबी है। ठीक है, क्या हुआ? सबसे लंबी है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यही सारा इसके बारे में बताना था। तो ये आपका अक्षांश हो गया ना, देशांतर नहीं होगा, आंसर आपका अक्षांश हो गया। ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न याद है आपको ना सारा? ठीक है, उसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल सारा याद है ना? बता दूं फिर से क्या? चलिए बताता हूँ, भूल जाते हैं आप लोग। देख लीजिएगा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अर्थ है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ जाइएगा तो वहाँ पे लाइन ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला? लाइन ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ में जाइएगा, 23.5 डिग्री साउथ में जाइएगा तो वहाँ से क्या मिल जाएगा? लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, क्या मिलेगा? लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री ऊपर में जाइएगा तो आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल। क्या मिलेगा? आर्कटिक सर्कल। और इधर आएगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में जाइएगा तो आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। क्या मिलेगा? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, यही सारा है। इधर अंटार्कटिका है, ओके, एक इधर कंटिनेंट अंटार्कटिका है, इधर आर्कटिक रीजन है, इसीलिए इसको आर्कटिक और हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए, ये सारा है अर्थ के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? प्लेट्यू के बारे में बात हो रहा है। ओके, प्लेट्यू के बारे में, द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड इज, प्लेट्यू का स्पेलिंग देख लीजिएगा ना, फंसाया जा सकता है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग टफ है। तो प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड क्या है? छोटा नागपुर का प्लेट्यू, पामीर का प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू या फिर कोलोराडो का प्लेट्यू। तो देखिए जो दुनिया की छत बोला जाता है, बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग देखिए 4000 से 5000 इसका हाइट देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इसको दुनिया की छत भी बोला जाता है।
तो आप इसको पामीर का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार, ठीक है। तिब्बत में आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपको दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट प्लेट्यू, ओके, तो समझ गए होंगे, तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत का कैपिटल लहासा है, ठीक है, अभी तो चाइना के कंट्रोल में हुआ है, ओके। वहीं से दलाई लामा बिलोंग करते हैं, आपको आइडिया होगा। तो चलिए ये है, और यहाँ से एक याद रखिएगा छोटा नागपुर का प्लेट्यू ना, छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार ना, ये तो आपको झारखंड देखने को मिलेगा, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है से आपको झारखंड देखने को मिलेगा। और जो रांची है, रांची देखने को मिलता है, वो जो है सबका छोटा नागपुर प्लेट्यू पे ही है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू की है। दामोदर रिवर यहीं से निकलते हैं ना, दामोदर रिवर जो है यहीं से निकलती है, ठीक है, यहीं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन था, यानी कि हु वाज द सेकंड तीर्थकर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म को बताना है आपको, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको देख लीजिएगा। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ, ठीक है, जिसको पारसनाथ जी बोलते हैं, महावीर स्वामी जी, ऋषभ देव जी, या फिर अजित नाथ जी, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट सबको पता होता है ऋषभ देव होते हैं, सेकंड कौन है? तो ये पे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, ओके, यहाँ पे अजित नाथ आते हैं सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया सेकंड, क्या हो गया आंसर आपका? अजित नाथ हो गया। महावीर स्वामी की बात कीजिएगा तो लास्ट जैनिज्म के तीर्थकर थे 24th, और पारसनाथ देखने को मिलेगा 23rd। क्या पारसनाथ 23rd देखने को मिलेगा। पारसनाथ से रिलेटेड आपको पता है ना, गिरिडीह में इनका टेम्पल है, तो क्या है, गिरिडीह में टेम्पल याद रखिएगा। 1365 मीटर जो है उस पारसनाथ पहाड़ी का हाइट है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी में गिना जाता है, ओके। बाकी अगर थोड़ा सा यहाँ पे आया है जैन के बारे में तो याद रख लीजिएगा, जो आप देखिएगा, हाँ, जैनिज्म का जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था, जैनिज्म का जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगा, ओके। और सेकंड काउंसिल जो हुआ था आपको देखने को मिलेगा, आपका मिलेगा वल्लभी में, गुजरात में पड़ता है वल्लभी आपका, जिसका कोस्ट लाइन सबसे लंबा है, ओके। तो 2 काउंसिल के बारे में याद रख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा ना यहाँ पे बुद्धिज्म के थोड़ा सा बताता हूँ, बुद्धिज्म में 4 काउंसिल टोटल हुआ था, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट काउंसिल हुआ था आपका राजगिरी में, सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। तो फर्स्ट हुआ था, यह याद रख लीजिएगा, ये हुआ था आपका अजात शत्रु के टाइम में, ओके। और फोर्थ जो हुआ था वो कनिष्का का टाइम हुआ था। अजात शत्रु आपको देखने को मिलेगा हर्याका डायनेस्टी से था, और कनिष्का जो है आपका कुशाना डायनेस्टी से था, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ देख लिया आपने, आंसर आपका क्या हो गया? आंसर अजित नाथ हो गया। फर्स्ट जानते हैं सब कुछ, दूसरे भूल जाते हैं, तो दूसरा याद रखेगा। अब पारसनाथ झारखंड के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23rd नंबर का तीर्थ करते हैं, ओके। और इनसे रिलेटेड बताया था ना, गिरिडीह में पहाड़ी है, ओके, 1365 मीटर जिसका हाइट है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तानसेन उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? कहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा ना, थोड़ा सा तो तानसेन उत्सव आपको पता होना चाहिए। तानसेन का अगर बर्थ प्लेस आपको मालूम होगा तो इस आंसर का टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तानसेन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन ग्वालियर, लखनऊ, चेन्नई या फिर रांची। तो देखिए ये जो फेस्टिवल होता है तानसेन फेस्टिवल, ओके, तानसेन जो फेस्टिवल देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब ग्वालियर मध्य प्रदेश में क्यों भाई? तो ग्वालियर में ही इनका जन्म स्थान था तानसेन। तानसेन पता है, एक देखिए नृत्य मतलब बोल सकते हैं संगीत से रिलेटेड एक पर्सन थे, ठीक है, संगीत से रिलेटेड एक पर्सन थे अकबर के दरबार में, ठीक है। वही अकबर जिन दासाला और जो बहुत सारा जो मनसबरी प्रथा वगैरह को मतलब शुरू किया था, ठीक है। अकबर को अनपढ़ बोला जाता है ना, 3rd मुगल एम्परर थे, ओके, बताया था ना, अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बने थे, ओके। चलिए आंसर क्या हो गया? ग्वालियर में। यहाँ से मैं कुछ बताता हूँ। एक पूछते हैं कि सरस्वती सम्मान क्या होता है? सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्या होता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है से आपको देखने को मिलेगा सरस्वती सम्मान। एक पूछ सकते हैं यश भारती जो सम्मान है, यश भारती सम्मान, वह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। एक होता है कलिंगा पुरस्कार। कलिंगा पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। और कलिंगा तो जगह भी आपको पता होगा, ठीक है, स्टेडियम भी है, ओके, उड़ीसा में, ओके। यहाँ से देख लीजिएगा कलिंगा वहीं पे है। और 261 BC में वहाँ पे कलिंगा का वार भी हुआ था, BCE में, या था अशोका के टाइम में, 261 BC में कलिंगा का वार। तो ये है आंसर आपका ग्वालियर हो गया। आई होप कि सब चीज़ क्लियर कर दिया, ओके। चलिए इसलिए बोलता थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा प्रथम कोर्ट है जो मतलब यहाँ से ना प्रथम कोर्ट है जो पेपरलेस हो गया, बार यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत का कौन सा कोर्ट है, प्रथम कोर्ट है जो पेपरलेस हो गया? पेपरलेस मतलब सारा काम अगर देखते होंगे तो क्या होता है कि पेपर से होता था, जैसे कि बताया था ना कि 1 टन जो है से पेपर बनाने के लिए 1 टन में 1000 kg होता है, लगभग 17 को बहुत बड़ा पेड़ को काटना पड़ जाता है। क्या होता है? 17 को फुल ग्रोन ट्री को काटना पड़ जाता है, तो पेपर का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पेपरलेस कर देते हैं। डिजिटल जमाना आ रहा है ना भाई। अब डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था बताइए जरा, डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो उसमें क्या होता है कि पेपरलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले कौन है? दिल्ली, इलाहाबाद, पटना या फिर केरला? तो यह है आपका केरला हाई कोर्ट। क्या है? केरला। अब केरला सबसे पहले करेगा, थोड़ा सा रीजन भी याद रख लीजिएगा। केरला में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, आपको पता है ना। केरला जो है एजुकेशन मामले में सबसे नंबर टॉप पे है। और यहाँ का इसको देखिएगा सेक्स रेशियो 1000 के पार है। क्या है? 1000 के पार इसका सेक्स रेशियो है।
तो यहाँ से देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, तो सबसे पहले शिक्षा के मामले में आगे निकल कर आए, तो पेड़ वगैरह बर्बाद करना हम लोग भी नहीं चाहते हैं। ओके, तो पेपरलेस कर दिए अपना को, ठीक है। केरल में एक कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, याद रखिएगा, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो विश्व का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से रिलेटेड है ना संचालित एयरपोर्ट है, जिसको याद रखिएगा सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला, ठीक है, यानी कि ऑपरेट होने वाला प्रथम एयरपोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा कोचीन एयरपोर्ट। ओके, चलिए, अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट तो आपको याद है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI न्यू दिल्ली का बताया था। चलिए, तो आपका हो गया यहाँ से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो बताइए, आपका आंसर हो गया तंजानिया। क्या हो गया? तंजानिया जो है से इसका जो है डोडोमा उसका कैपिटल है। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना, यहाँ से तंजानिया का देख लीजिए, यहाँ पे डोडोमा दिख रहा होगा कैपिटल, एक ना दारुसलाम भी कहीं कहीं इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दारुसलाम अगर बोलेगा तो उसको भी टिक लगा लीजिएगा। जैसे इंडिया का बहुत सारा कैपिटल है ना, इंडिया के कितने सारे कैपिटल हैं पता है कि नहीं पता है? पहला तो आपका नेशनल कैपिटल हो गया, ठीक है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ही बोलते हैं। उसके बाद इसका जो बोलिएगा कल्चरल कैपिटल है, क्या बोलते हैं? कल्चरल कैपिटल है आपका, ठीक है, कल्चरल कैपिटल CC। एक इसको इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। तो ये सारे कैपिटल हैं। तो नेशनल कैपिटल आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। कल्चरल कैपिटल जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा बनारस में, ठीक है, बनारस। ओके, और उसके बाद इकोनॉमिक कैपिटल आपको मुंबई में देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कुछ कैपिटल होते हैं इंडिया का। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तंजानिया है, इधर इंडियन ओशियन अगर आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, ये सारा है, अफ्रीकन कंट्री है। और बाकी सारे देख लीजिएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, ओके, स्विट्जरलैंड वगैरह, जिसका कैपिटल बताया था ना बर्न। वेनेजुएला का कैपिटल आपका कराकस हो गया। अच्छा, बताइएगा, तो तुवालू एक कंट्री है, तुवालू का कैपिटल कहाँ है इसका बताइएगा जरा। वेनेजुएला याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है से आपका जो है ऑयल का रिजर्व है ना, वेनेजुएला, ठीक है, कराकस जिसका कैपिटल बताया था, अमेरिका में पड़ता है। अच्छा, कभी भी अमेरिका में बात करता हूँ ना तो दो वहाँ पे है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, USA मत समझ लीजिएगा। 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे बताइए जरा, स्थानित थे होना चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट नाम का भी कोई चीज़ होता है। PS संगमा, ओके, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार या मल्लिकार्जुन खड़गे। तो देखिए 15वीं लोकसभा जो थे उसका अध्यक्ष बनी थी आपकी मीरा कुमार, क्या थी? मीरा कुमार। और बाद में जब आपको पता है 2014 में जब चुनाव हुआ था उसमें 16वीं लोकसभा चलाया था, कितना? 16वीं लोकसभा चलाया था, 16th लोकसभा, जिसके अध्यक्ष बने थे आपके कौन? उसके अध्यक्ष बने थे सुमित्रा महाजन ना। तो जो 15वीं लोकसभा थे उसका अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो इनके बारे में याद रखिएगा। ओके, बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि पहले जो है ना, पहले जो है से ये जो है से पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, वो हमेशा ना विपक्ष के नेता रहता है। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वही जो है से पैक का अध्यक्ष बनते हैं, और पैक का अध्यक्ष बनाने का अधिकार जो है से लोकसभा के अध्यक्ष को ही है, ठीक है, वही जो है से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, क्योंकि जितना भी लोक, मतलब समझ ना, लोक लेखा मतलब जितना भी पैसा कहाँ से आता है, खर्च हो रहा है, सबका मतलब जिम्मेदारी इसी के ऊपर होता है। आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया मीरा कुमार। बाकी सुमित्रा 16वीं की थी बता दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बता दिया। PS संगमा के बारे में बताइएगा, जानते हैं PS संगमा के बारे में? थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा इनके बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। वह जैन विद्वान कौन था जो अकबर को बहुत सम्मान करता था? जो अकबर का बहुत सम्मान करता था, देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन पता नहीं कैसे ऐसे हो गए, जो नहीं जिसका होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? जिसका क्वेश्चन होना चाहिए। वह जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे? ओके, तो बताइएगा जरा। हु वाज द जैन स्कॉलर, ठीक है, हु वाज द जैन स्कॉलर हु वाज यूज्ड टू ऑनर्ड एक्सेसिवली बाय अकबर, ठीक है। तो यहाँ से जो अकबर के द्वारा बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाता था वो कौन था? हेमचंद्र, ठीक है, यहाँ से देखिएगा हरि विजय, ओके, उसके बाद आएगा आपका भद्रबाहु या फिर वस्तुपाल। तो आंसर आपका देखिए हो जाएगा हरि विजय। तो हरि विजय को जो है ना से अकबर जो थे से बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, याद रखिएगा इनके बारे में। बाकी भद्रबाहु के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा कि भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु, इनसे ना चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जैन धर्म की शिक्षा जो है से भद्रबाहु से ही लिए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है या किसको जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। गोवा से मैंगलोर, रोहा से मैंगलोर, कन्याकुमारी से मैंगलोर या फिर कन्याकुमारी से मुंबई, किसको जोड़ता है? तो देखिए इसका आंसर बताता हूँ, रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। ओके, अब इसके बारे में कोंकण रेलवे के बारे में थोड़ा सा बात करिएगा तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। कोंकण रेलवे यहाँ से आपको CST देखने को मिलता है, लेकिन कोंकण यहाँ रोहा है, क्या है? रोहा से
यहाँ से देखने को मिलता है कोंकण कोस्ट वगैरह टोटल आपको मैंगलोर तक आता है। मैंगलोर आपका एमपी में पड़ेगा ना, सॉरी कर्नाटका में पड़ता है। क्या पड़ता है? कर्नाटका में आपका मैंगलोर पड़ता है, समझिए। तो यहाँ से देख लीजिएगा रोहा से लेकर यहाँ पर मैंगलोर तक कनेक्ट कर रहा है, यही है कोंकण रेलवे, ठीक है। क्या है? कोंकण रेलवे। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट का पार्ट है, देख ले सकते हैं। वेस्टर्न घाट टोटल 6 स्टेट से पास करता है। गुजरात हो गया आपका, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ओके, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो टोटल 6 हो गया, नहीं हो गया? तो 6 स्टेट से आपका वेस्टर्न घाट पास करता है। ईस्टर्न घाट जो है से कितना स्टेट से में से क्रॉस करता है बताया था ना, टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स आपका है। लगभग 7516 किलोमीटर आपका लेंथ है आपका टोटल बाउंड्री का, ओके। 9 टोटल कोस्टल स्टेट्स में गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है, ओके। उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश, ओके। चलिए, तीसरा हो गया, देख लिया आपने, यही सारा है। सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जिसका नाम पहले विक्टोरिया मेमोरियल था, ओके। चलिए, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना 2004 से, सीएसटी जो है से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 2004 से, इसको याद रख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में पड़ता है, एक रेलवे स्टेशन है। आंसर समझ गए आप लोग, ओके। कोंकण रेलवे, हाँ, इसके लिए एक डायग्राम और है, देख लीजिएगा ना। अगर कभी भी इंडिया में कोस्ट के बारे में बात करेगा तो देखिए बहुत सारा कोस्ट होता है, जैसे कोंकण कोस्ट के बारे में बात करेगा तो कोंकण कोस्ट यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, इधर से महाराष्ट्र वाले रीजन से आकर यहाँ तक शुरू हो जाता है। उसके बाद मालाबार वाला रीजन देखने को मिलेगा आपको, मालाबार केरला वाला रीजन में देखने को मिलेगा आपका, जो है से आपका मालाबार कोस्ट, ओके, केरला वाले रीजन में। वेम्बनाड लेक केरल में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ से कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे, ओके, तमिलनाडु का ईस्ट कोस्ट पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आंध्रा कोस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, उत्कल कोस्ट है, ठीक है, चिलका के ऊपर यहाँ देखने को, पुलिकट लेके इधर पड़ता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया आपने, ओके। तो उत्कल कोस्ट है, उत्कल को उड़ीसा वाला में उत्कल बोलते हैं, ओके। तो यही सारा आपका हो गया, तो यही सारा कुछ कुछ देख लिया आपने, तो याद रखिएगा, थोड़ा बहुत कोई कोस्ट के बारे में आइडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र है, हम लोग जो है ना से कृषि जलवायु के आधार पर बहुत से क्षेत्रों को बांट देते हैं। झारखंड में भी है, झारखंड में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? झारखंड को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? जब भी अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में बात कीजिएगा तो अलग अलग क्षेत्रों को जलवायु में बांट के रखता है कि यहाँ पे कैसा जलवायु है, वहाँ पे कैसा जलवायु है। तो भारत में पूरा ऑल ओवर 127 है, झारखंड में टोटल कितना जलवायु क्षेत्र है आप बताइए, ठीक है। 127 हो गया। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भारतीय एग्रीकल्चर है, ओके, भारतीय एग्रीकल्चर है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उसमें हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस किए थे, और सेकेंड में हम लोग इंडस्ट्री पर फोकस किए थे। किस पर? इंडस्ट्री पर। और सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था वो महालबोनिस जो थे उन महालबोनिस प्लान पर था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। चलिए, तो हो गया आपका। और जो एग्रीकल्चर है उसको हम लोग इंडियन जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन बोलते हैं, और जो सर्विस सेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं मेरुदंड। अगर बोलिएगा मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कोड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। किसको? सर्विस सेक्टर को, यानी कि टर्सरी सेक्टर को। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है, ओके, ओके। और इंडस्ट्री देखने को मिलेगा सेकेंडरी सेक्टर है, ओके। टोटल 127 आंसर हो गया। जितना सारा चीज था यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सी विदुषी थी? विदुषी समझ लीजिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। विद्वान का जो है स्त्रीलिंग विदुषी होता है ना। तो हु वाज द फीमेल स्कॉलर हु चैलेंज्ड अगे, क्या था? अगे याज्ञवल्क्य। नाम भी ऐसे ऐसे क्यों रखे हैं? मतलब ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं ना कि आजा न, तुम भी क्या याद रखेगा अपना नाम लेकर। तो ये ऐसा नाम है कि जिंदगी में याद नहीं रहेगा। गजब। तो देख लीजिए वो कौन सी विदुषी जो चैलेंज करती थी। तो देखिएगा एक विदुषी थी, उनका नाम था गार्गी। क्या था? गार्गी। और इस पर इनका नाम एक वीडियो मतलब सोच रहा हूँ इनके बारे में कि आपको वीडियो छोटा सा दे दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब इनके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे हमको एक वीडियो मिला था, तो 4 मिनट के आसपास कोई था। तो इनके बारे में देखिएगा कि जो एक वाकपटुता मतलब में बहुत आगे थी, ठीक है, चैलेंज करती थी, बहुत विदुषी थी, ठीक है। किसी को चैलेंज कर देते थे कि आ जाओ भाई फील्ड में, आते हैं देख लेते हैं तुमको भी। था पानी पता चला देते हैं, ओके, कि आ जाओ फील्ड में कि कौन कितना जानता है। तो उस वाला कॉन्सेप्ट पे चैलेंज कर देते थे। तो गार्गी नाम था उनका, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्वान थी, ओके। चलिए, वैदिक पीरियड के टाइम में देखता हूँ, अगर वीडियो मिलेगा ना तो सेंड आपको दूंगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है बताइएगा जरा। हीराकुंड बांध महानदी पे बोला जा रहा है, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है नागार्जुन सागर डैम और कृष्णा रिवर पर है, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है कालानई डैम कावेरी रिवर पे है, टिहरी बांध भागीरथी पे है, और बांकानगर बोला नर्मदा रिवर पे है, ओके। तो कौन सम्मिलित नहीं है देखिएगा, नोट को ध्यान से देखिएगा ना, नोट को ध्यान से देखिएगा, ओके, नोट को ध्यान से देखिएगा। तो कौन होना चाहिए? तो देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी के बाद यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 4 ही है। कलानई डैम, टिहरी डैम, उसके बाद भाखड़ानगर डैम, हीराकुंड डैम तो इसमें लिखा ही नहीं, 1, अच्छा। ए के बाद बी सी डी, और इसके बाद कहीं गैप हो गया है, नागार्जुन सर गैप हो गया उसमें, इंग्लिश वाला में गैप हो गया, टेलीग्राम में सही करके दूंगा।
तो देखिए इसमें जो गलत गड़बड़ है वो है आपका भाखड़ा नंगल वन, ठीक है। भाखड़ा नंगल जो है ना से आपका सतलज पे है, क्या है, सतलज पे है, ठीक है, सतलज रिवर पे है, ठीक है, पंजाब में देखने को मिलेगा। ये जो है से आपका नर्मदा रिवर पे नहीं है, क्या है, नर्मदा रिवर पे नहीं है, याद रखिएगा। भाखड़ा नंगल डैम आप लोग को सतलज रिवर पे है, तो ये आपका गड़बड़ के बाकी सारा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। ओके, टिहरी डैम। और सबसे ऊंचा कौन है, भाखड़ा नंगल बांध ही है, जैसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ओके, ऐसे तो सबसे ऊंचा देखिएगा तो आपका टिहरी बांध देखने को मिलेगा, जो कि भागीरथी रिवर पे है। भागीरथी जो है भागीरथी और अलकनंदा आगे मिलकर आपको देखने को मिलेगा, जो गंगा नदी का निर्माण करती है। ओके, देवप्रयाग में मिलते हैं भागीरथी और अलकनंदा। इनमें से कौन सुमेलित है बताइए जरा। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए यहाँ से विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच, ध्यान दीजिए करेक्टली मैच पूछा है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक झारखंड बोला जा रहा है, सबसे बड़ा लोहा उत्पादक झारखंड बोला जा रहा है, सबसे बड़ा, बार बार लोहा क्यों हो जा रहा है, यहाँ पे ला है ना, लोहा नहीं है, लाह उत्पादक। ओके, उसका सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक झारखंड। तभी सोचिए इतना गलती कैसे हो जाएगा, ध्यान से तो बनाता हूँ पीपीटी, थोड़ा बहुत है ना वर्ड्स अगर लिखिए कुछ ना तो उसका जो ट्रांसलेटर होता है थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है। ओके, उसको देखना पड़ता है, तो कभी ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसे हो जाता है। तो सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक तो झारखंड। तो कौन सा इसमें सुमेलित है बताइएगा जरा, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 3 और केवल 1, 2 और 4। तो बताइए। तो देखिए सबसे बड़ा कोयला उत्पादक झारखंड नहीं है, पहले था अब नहीं है। सबसे बड़ा लोहा उत्पादक झारखंड नहीं है, सबसे बड़ा लाह उत्पादक झारखंड है, और सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक भी झारखंड नहीं है। ओके, चलिए तो क्या हो गया इसके साथ, देखिए बहुत पहले अगर पढ़िएगा ना बुक, पुराना बुक झारखंड देखिएगा तो कोयला लिखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डेटा को लेटेस्ट करके पढ़ना है, क्योंकि डेटा चेंज होते रहते हैं ना। अभी मान लेते हैं कि अभी मैं 1 kg खा रहा हूँ, क्या होगा क्या पता, मैं अगर जब बड़ा हो जाऊँ, ठीक है, तो मैं 3 kg खाने लगूँ, तो वही सारा हिसाब किताब होता है। तो देख लीजिएगा सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देखने को मिलेगा आपकी छत्तीसगढ़, क्या देखा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। सबसे बड़ा लोहा उत्पादक आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। ओके, उड़ीसा। सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक अभी आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश है। हाँ, सबसे बड़ा ला उत्पादक में आपका झारखंड है, क्या है, सबसे बड़ा ला उत्पादक जिसको अंग्रेजी में आप लोग लैक बोलते हैं, उसके उत्पादन में झारखंड नंबर 1 पे है, तो इसके बारे में याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए लोग सोचते हैं ना कि जैसे कि आप टिस्को तो झारखंड में ही है ना, जमशेदपुर में सोनरेखा रिवर के किनारे आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। टिस्को का स्थापना जिसका स्थापना 1907 में हुआ था। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे टाटा आयरन स्टील है तो सबसे ज़्यादा जो है लोहा का उत्पादन यहीं पे होता होगा, वहीं सबसे ज़्यादा नहीं होता है। ओके, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, सारा चीज़ बता दिया ना। आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका बी होगा, केवल 3 ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ओके, सारे गलत है। कौन कौन कहाँ था फिर से बताता हूँ। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक छत्तीसगढ़ अभी देखने को मिलेगा। लोहा में सबसे पहले उड़ीसा मिलेगा। ओके, उड़ीसा बहुत जगह है। उसके बाद सबसे बड़ा अभ्रक में आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। हाँ, ला उत्पादन में नंबर 1 आपको झारखंड मिलेगा, और भारतीय ला अनुसंधान संस्थान रांची में है। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। राजकोषीय नीति, नीति ना थोड़ा सा गलत लिखा गया, ठीक है, नीति में 9 में बड़ी तो में हर्षिकार होना चाहिए ना। देखिए ग्राम ये सब ट्रांसलेटर कर देता है, ध्यान में उतना अगर नहीं देते हैं तो, लेकिन सही यही नीति होता है ना। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू, बताया था ना, फिस्कल पॉलिसी जो है से किसका है बताइएगा, तो मतलब किससे रिलेटेड है। ऐसे तो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का होता है, इसको याद रखिएगा, गवर्नमेंट का होता है। और भी चीज़ डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से, यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में, बैंकिंग व्यवस्था के विनिमय से, यानी कि एक्सचेंज इन बैंकिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद आर्थिक विकास के विनियोजन, यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद सरकार की आय और व्यय से, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर फिस्कल पॉलिसी जो होता है ना, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में ही बात करता है। क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में ही बात करता है, तो इसको याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का होता है। अब 2 चीज होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ना आरबीआई का होता है, आरबीआई का, और आरबीआई का एक और होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई का होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी होता है यहाँ पे देख लीजिए, और ओपन मार्केट ऑपरेशन वो आरबीआई का होता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का होता है, क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का होता है। सिक्योरिटी ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना, सिक्योरिटी वगैरह का सेल करता है ना आरबीआई, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह। 1949 में आरबीआई का जो है से नेशनलाइजेशन किया गया था। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो हो गया आपका। चलिए, फिस्कल पॉलिसी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आता है, जैसे 2 चीज़ होता है, एक बजट होता है और एक इकोनॉमिक सर्वे होता है। क्वेश्चन डाला था, बजट जो होता है ना आपका नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। बजट बनाते हैं तो कितना खर्चा होने वाला वही होता है। अब जब इकोनॉमिक सर्वे कराते हैं तो पता करते हैं हम लोग लास्ट ईयर के लिए होता है। क्या होता है, लास्ट ईयर के लिए होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, और इससे हम ये पता करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। तो इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का होता है, बजट नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, पता है ना आपको। चलिए,
बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आय और व्यय में किस प्रकार का संबंध है? तो बताइए आय और व्यय जो आप लोग को देखने को मिलता है उसमें किस तरह का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, यहां से ना आय और व्यय, आय और उपभोग में देना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, आय और व्यय नहीं देना चाहिए था, आय और उपभोग में देना चाहिए था, कंजम्पशंस में। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है ना, आय और उपभोग होना चाहिए, आय और उपभोग यानी कि कंजम्पशन होना चाहिए ना। क्वेश्चन थोड़ा सा सही करके दे दूंगा। तो आय यानी कि आय और जो है से उपभोग, उपभोग ना, उपभोग को समझते हैं ना, कंजम्पशन करना। तो आय और उपभोग में जैसे कैसे संबंध है क्वेश्चन समझिएगा। इन्वर्स रिलेशन है, प्रत्यक्ष रिलेशन यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, आंशिक संबंध है यानी कि पार्शियल रिलेशन है, या फिर अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो देखिए आय और उपभोग, आय और उपभोग में आपको देखने को मिलेगा प्रत्यक्ष संबंध है। अब इसको समझने के लिए बात करते हैं। ओके, जैसे देखिए व्यय जो है ना सही से कुछ हद तक मीनिंग दे रहा है कि जैसे कि व्यय करेंगे तो कंजम्पशन नहीं करेंगे कोई चीज़ पर। ओके, तो दे रहा है, लेकिन हम लोग व्यय जो है से कुछ अलग चीज़ें भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे उपभोग होना चाहिए सही। तो आय और व्यय में किस प्रकार का संबंध है? तो हम लोग इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। जैसे समझिए कि अभी आपका जो इनकम है 1000 रुपया है, क्या है 1000 रुपया है। तो क्या होगा 1000 रुपया है तो आप लोग क्या करेंगे, आराम वगैरह से थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे कोई चीज़ पर। ओके, 100 रुपया भाड़ा हो गया, 500 रुपया रेंट हो गया, उसके बाद वगैरह और भी कुछ हो गया, सारा चीज़ कीजिएगा। 200-300 का हर एक मंथ में आप लोग बुक वगैरह खरीदेंगे। ओके, कॉपी वगैरह सारा, तीन सारा खर्चा चल जाएगा। 1000 से अगर 1000 करोड़ कमा लीजिएगा, 1000 से 1000 करोड़ पर पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, खरीदिएगा। उसके बाद आपका रोल्स रॉयस कार खरीदिएगा। उसके बाद कहाँ हवाई ट्रेवल होगा, कहीं जापान जाइएगा तो कहीं श्रीलंका जाइएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत अलग अलग जगह पर ट्रेवल कीजिएगा, स्विट्जरलैंड जाइएगा। तो यही सारा होता है। तो जितना ज़्यादा आदमी का इनकम होता है ना, कंजप्शन खर्चा जो है सो उतना ही बढ़ जाता है। क्या होता है, खर्चा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बीच अगर ग्राफ देखिएगा तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो ऐसे ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, आय और जो एक्सपेंडिचर जो आप जो देखने को मिल रहा है आप लोग को, कंजप्शंस और जो आपका इनकम है, उसमें ऐसे ग्राफ देखने को मिल जाएगा। आई होप कि समझ में आ चुका होगा ना। चलिए एक एग्जाम्पल को थोड़ा समझाने की कोशिश किया। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स किस लिए है भाई, यूट्यूब आपको कमेंट बॉक्स क्यों दिया है? हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल व्यापार शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? तो देखिए वहाँ बोला जा रहा है कि कहाँ पे, नेशनल पाम ऑयल ट्रेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड। यहाँ पे देखिए पाम ऑयल से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, पाम ऑयल से रिलेटेड आपका हुआ था हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में आपका सम्मेलन देखने को मिलने वाला है। ओके, आंसर आपको डी लगा लीजिएगा। ओके, चलिए हैदराबाद में वही है जैसे कि जहाँ पे सलार जंग म्यूजियम है। ओके, सलार जंग म्यूजियम आपको पता है ना, हैदराबाद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, और दिल्ली तो आसिया नहीं तो आप लोग जानते हो कि जहाँ पे इंडियन लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, और मुंबई को तो पता है आपको, मुंबई को माया नगरी बोलते हैं। ठीक है, 7 टापुओं का नगर ही बोलते हैं। ओके, इसको और भी बहुत कुछ बोलते हैं। आपका फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। हैदराबाद के एक पर्सन है जिनका नाम है ओवैसीद्दीन ओवैसी, ये बहुत न्यूज में रहता है ना, वहीं से हैदराबाद से सांसद हैं, इसको याद रखिएगा। और चार मीनार भी हैदराबाद में ही है ना, चार मीनार हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 22nd क्वेश्चन, और 22nd में बोला जाता है किस शहर में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस इन एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? यानी कि वेयर हैज कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी बीन इस्टेब्लिश्ड? कहाँ किया गया है? तो बताइएगा। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, चंडीगढ़। ओके, चलिए हो गया आपका सारा। कल्पना चावला पर याद रखिएगा, एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। ओके, जिनका यान दुर्घटना हो गया था 2003 में ना, 2003 में इनका या जो है से मतलब स्पेस शिप ना बोल सकते हैं, स्पेस शिप बोलेंगे थोड़ी ना, इनका रॉकेट वगैरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो वहाँ से इनको जो है से मृत्यु हो गया था। ओके, और इनका यान कोलंबिया था ना जिसमें वो जो क्रैश किया था। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। आंसर आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी डाल चुका हूँ। ओके, तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, और बाकी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ तक आ गए होंगे तो जेच लिख दीजिएगा।
ओके, वीडियो थोड़ा सा ना देखिए हमको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है बहुत सारा चीज़, तो देखिए सुबह में वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हमको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है ना, अपने टाइम को मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, ऑफलाइन क्लासेस मेरा बहुत सारा रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, अगर यहाँ तक आ गए हो तो जीएच लिख दीजिएगा, बाकी तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए। देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कंपटीशन, देखिए जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम है ना, आपको कंपटीशन बहुत बहुत तगड़ा है कंपटीशन है, ठीक है। तो अपने आप को कंपटीशन में रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए एक होता है ना, क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन द फेक प्रोमिस, यानी कि अगर किसी के साथ आपको नहीं रहना है, ओके, तो उसको सही से जवाब दे दीजिए। ओके, ऐसे बीच में लटका कर रखना चीज़ नहीं होता है। तो देखिए मैं आप लोग को झारखंड का उस लेवल तक नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ओके, लेकिन जल्दी में देखिए टेस्ट रात को मैं क्यों किया, टेस्ट मैं रात को इसीलिए क्यों किया ताकि मैं दिन में एक ना आप लोग के झारखंड के लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि झारखंड का वीडियो का बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। और झारखंड की वीडियो देखो मैं फास्ट डिस्कस करूंगा, इतना जो है ना ऐसे जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा, क्योंकि झारखंड है ना ऐसा आपको बस याद रखना होता है। उसमें एक एक नंबर का देखिएगा, जेपीएससी का भी लेवल का एग्जाम देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, ओके, कि जो है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, कौन थे, ठीक है, कहाँ पे यह सिचुएटेड है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप से पूछते हैं, तो हम लोग वन लाइनर टाइप से ही डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं जैसे डिस्कस करता हूँ कर दूंगा। तो कीजिए, लेकिन तैयारी बहुत ज़बरदस्त लेवल कीजिए, ठीक है, तभी जाके आप लोग उस एग्ज़ाम में कॉम्पीट कर पाइएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं बनता। ओके, तो जब लास्ट में आ गए होंगे तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारत।